चलो स्टार्ट करें। हाँ, तो होमवर्क करते वक्त ध्यान देना है। पहली बात, क्वेश्चन नंबर 1, इधर एक लाइन, इधर जो सोल्यूशन करना है तुम लोगों को कुछ ऐसे बहुत मेहनत लेनी है ऐसा नहीं है, ठीक है। तुम लोगों को डेटा नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। तुम लोगों को कुछ मतलब बहुत लोगों ने लिखा हुआ है जो गूगल से छापा हुआ है वो दिख रहा है। मैं सिर्फ कुछ बोल रहा हूँ कि चलो ठीक है, फर्स्ट टाइम मैं मेहनत तो ली एटलीस्ट तुम लोगों ने छापने की। वो जो भी छाप रहे हो एटलीस्ट वो समझ के करो, पहला नंबर 1, ठीक है। जो भी छापा जा रहा है गूगल से वो क्या छाप रहे हो, वो क्वेश्चन वापस अगर तुम लोगों को एग्जाम में दिख जाए तो वो तुम लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए, एटलीस्ट उतनी मेहनत लो। डायरेक्ट अंधाधुंध छापो मत कि तुम लोगों को सिर्फ करना है। देखो ये स्कूल जैसा नहीं है भाई, तुम लोग होमवर्क नहीं करोगे एक पॉइंट के बाद मतलब मैं ऐसे छोड़ दूंगा कि नहीं कर रहे हो ना, मत करो, मेरे को क्या है, समझ में आ रहा है। तुम लोगों को इधर जो पढ़ाया जाने वाला है वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन ही वहाँ पे आते हैं, ऐसा है क्या? वो फैन ऑफ कर दो। तो इधर जो क्वेश्चन आते हैं वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं क्या? नहीं, मतलब अगर होमवर्क देखा होगा तो समझेगा कि अंतर रहता है, ठीक है। इसमें थोड़ा खुद का दिमाग यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो पहली बात, फॉर्मूला अगर तुम लोगों को बाय हार्ट हो गया, जैसे गिवन मास अपॉन मोलर मास होपफुली सबको बाय हार्ट हो गया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में जो भी तुम लोगों की वैल्यू रहेगी 8/32, 32/8 जो भी रहेगा वो लिखो। मतलब n इज इक्वल टू 8/32 इंटू, मतलब इंटू नहीं, मतलब क्या हो गया, ये कितना आया 1/4। लेट अस से तुम लोगों को नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो इंटू 0.this ऐसा, इसको कट किया, आंसर आया 1.5, तो आंसर 1.5 इंटू 10⁻23। इतना लिख के आओगे मुझे समझ में आ जाएगा कि तुम लोगों ने क्या किया है, समझ में आ रहा है। एंड फिर बाद में ये आंसर कहाँ पे था, ओके ये ऑप्शन सी में था, ये कर लिया। मुझे इतना ही एक्सपेक्टेड है, इससे भी खराब कर लोगे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। सॉल्विंग दिखनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो मतलब मुझे थोड़ा तो कि तुम लोगों ने एक्चुअल में किया है, ऐसे फेक लगेगा तो मतलब वही है, गालियाँ खाओगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इतना करके देन यू कैन मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए टाइमर लगाना 5 मिनट, इनिशियली 5 मिनट, बाद में वो कम होते होते 2 मिनट या फिर 2.5 मिनट्स पे आना चाहिए, समझ में आ रहा है। 5 मिनट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन जा रहा है ऑब्वियसली तुम लोगों ने मेहनत लेनी चाहिए। इतना 5 मिनट में थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ लिखोगे ना, फॉर्मूला तो लिखोगे, वो नहीं आया फिर बाद में स्किप करने का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने का, समझ में आ रहा है। 5 मिनट में कुछ भी समझ में आ रहा है, डेटा तो लिख सकते हैं ना, डेटा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाओ। क्या बोल रहे हो, समझ में आया? पक्का? ओके। होमवर्क सब जन करेंगे, तुम लोग बाद में मतलब कैसे भी रहो, अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है, 4 महीने के बाद ये कुछ भी याद नहीं आएगा, तो अभी का भी होमवर्क करो। एंड फिर बाद में महीने में एक बार तो वो चैप्टर के 10 क्वेश्चन तो एटलीस्ट ओपन करके सॉल्व करने के, ताकि रिवीजन होते रहे। नहीं तो 4 महीने के बाद सब कुछ भूल जाओगे। तुम लोगों को ये एग्जाम 2 साल के बाद देनी है, 2 साल के बाद तक तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहेगा, ठीक है। तो कभी कभार बीच में ही कोई रैंडम चैप्टर ओपन करने का और सॉल्व करने का, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद आवर न्यू चैप्टर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम लोग एटम के बारे में पढ़ने वाले और कुछ नहीं, ठीक है। तो एटम्स में हम लोग पहले थोड़ा सा मतलब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे मतलब जाके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। क्या ये कलर दिख रहा है क्या तुम लोगों को? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, लिखना स्टार्ट करो, ये सिर्फ मतलब चैप्टर में क्या क्या होगा वो बता रहा हूँ, कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। ये लिख दो इस चैप्टर में क्या क्या होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल क्या कहते थे, इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा, ये सुना है इनके बारे में, सुना है ना सबने? ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये 3 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल में हम लोगों को 4 मॉडल पढ़ना है। सबसे पहला एटॉमिक मॉडल दिया था जे थॉमसन, नाम सुना है इनका? तो जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। उसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल।
फिर बाद में हम लोग चौथा पढ़ने वाले हैं, जस्ट अ मिनट, हाँ बोलना, 9 बाय। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेव मैकेनिकल मॉडल। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक है। तो पहला वाला भी जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल ऐसे ही है, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद ये चैप्टर एक्चुअली वैसे खत्म हो जाता है, ठीक है। बट ये सारे कंसेप्ट पढ़ने के लिए हम लोगों को बीच बीच में और थोड़े बहुत कंसेप्ट पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि सब टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, किधर गया अभी, जैसे कि सब टॉपिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक्स क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी। इसके बाद हम लोग तीसरा पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रोडिंजर्स इक्वेशन, एंड फाइनली हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम नंबर्स। अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें क्वांटम नंबर्स, ठीक है। सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, बट सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। अब इसमें हम लोग सबसे पहले किससे स्टार्ट करने वाले हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। देखो भाई, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, ठीक है। अब देखो, डाल्टन जो थे वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, ठीक है। तो डाल्टन साइंटिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक दिन जस्ट ऐसे ही बैठे थे, कुछ तो उन्होंने सोचा, उन्होंने जो सोचा हुआ है वो उनको लगा कि भाई बहुत सही लग रहा है, मस्त लग रहा है, कुछ तो अलग लग रहा है, ठीक है। तो उन्होंने लोगों को बताया, समझ में आ रहा है। ऐसे लोगों को हम लोग बोलते हैं फिलोसोफर, क्या बोलते हैं, फिलोसोफर, ठीक है। फिलोसोफर जो है वो मतलब साइंटिस्ट नहीं है वैसे तो, ठीक है, ज्ञान देने वाला, यस करेक्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में डाल्टन जो थे वो एक इंग्लिश टीचर थे, समझ में, हाई स्कूल लेवल पे, मतलब ऐसे 8वीं से 9th लेवल के 12वीं लेवल तक के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे। फिर बाद में एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उनको लगा कि यार ऐसे कुछ तो हो सकता है, तो उन्होंने सोचा, उन्होंने बताया, एंड फिर बाद में दुनिया को भी लगा कि भाई बंदे ने जो बोला है वो सही लग रहा है, समझ पा रहे हो, ठीक है। एंड फिर बाद में हम लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो उन्होंने अपने को क्या बताया था, पहली बात, डाल्टन ने जो भी सोचा ना वो इस वर्ड को लेके सोचा, एटॉमियो, समझ में आ रहा है। एटॉमियो ये ग्रीक वर्ड था, पहले से अपने पास था, जिसका मीनिंग रहता है इनडिविजिबल। क्या रहता है, इनडिविजिबल, समझे। फिर डाल्टन ने विजुअलाइज किया कि अगर मैं किसी चीज को कट करना स्टार्ट करूं, आधा किया, आधे का आधा किया, आधे के आधे के आधा किया, ऐसे आधा आधा में करते जाऊं, तो ऐसे मैं इनफाइनेटली आधा करते जा पाऊंगा क्या, कभी तो जाके मैं रुक जाऊंगा। एक पॉइंट के बाद हम लोग किसी चीज को और कट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो उस चीज को उन्होंने क्या बोला, इंडिविजिबल से एटॉमियो, एटॉमियो से क्या आया, एटम। अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने क्या विजुअलाइज किया कि अगर मेरे पास दुनिया की कोई भी चीज है, लेट अस से कि ये कोई मेटल है, देख पा रहे हो ये, अब इस मेटल को अगर मैं कट करना स्टार्ट करूं तो मैं ऐसे जिंदगी भर तक करते ही रह पाऊंगा क्या, नहीं। देखो मैं पहला कट मारा, लेट अस से आधा किया, और एक कट मारा, आधे का आधा किया, और एक कट मारा, आधे के आधा किया, बराबर है कि नहीं। अब और कट कर पाऊंगा क्या, अभी भी कर सकता हूँ, एक मैनर है, कैसे,
ऐसा कट मारूंगा, समझे? अभी भी कट हुआ, बट अभी इसको और कट हो पाएगा क्या? ऐसा भी नहीं हो सकता, ना ही ऐसा हो सकता है ना भाई, समझ में आ रहा है? दिस इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दिस मटेरियल इज मेड अप ऑफ, गेटिंग इट? इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को डाल्टन ने क्या बोला? एटम। समझ पा रहे हो? पक्का? ओके, तो डाल्टन की थियरी का पॉइंट नंबर 1 लिखो, डिक्टेट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, the smallest indivisible and indestructible particle of an element particle of an element is called as atom, ठीक है? लेट अस से कि ये सारे के सारे एटम्स जो थे वो थे कार्बन के। किसके थे? कार्बन, ठीक है? कार्बन के कोई भी 2 एटम देखो भैया, 2 एटम्स की साइज सेम और कॉमन सेंस, कार्बन के 2 एटम्स की साइज क्या रहेगी? कार्बन के 2 एटम्स का मास क्या रहेगा? कार्बन के 2 एटम्स की प्रॉपर्टीज भी क्या रहेंगी? बट उसी बदले अगर मैं दूसरा कोई एलिमेंट ले लूं, लेट अस से कि मैंने ले लिया Fe, समझ पा रहे हो? Fe एंड कार्बन, ये दोनों के एटम की साइज डिफरेंट, मास डिफरेंट, प्रॉपर्टीज भी, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने क्या बोला, अगर एक कोई एलिमेंट है उसके एटम्स है तो उसके एटम्स की साइज, मास, प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या रहती है? सेम रहती है, समझ में आ रहा है? बट अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स है तो दोनों की साइज, मास और प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? डिफरेंट, समझ में आ रहा है? पॉइंट नंबर 2 लिखो, atoms of same elements have same size, mass and chemical properties. Same size, mass and chemical properties. Whereas atoms of different elements have different size, mass and elements. Whereas atoms of different elements have different size, mass and chemical properties. Different size, mass and chemical properties. Different size, mass and chemical properties. ठीक है? ओके, अब फिर उन्होंने हमें बताया कि 2 अलग अलग एलिमेंट्स, ये कौन सा एलिमेंट है एंड ये कौन सा, ज़्यादा नाटक नहीं करते, ये कौन सा एलिमेंट है? ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन करके ये क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब जो मॉलिक्यूल बनेगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होके क्या बनाता है? CO2। ओके, और कुछ बनाते हैं क्या? CO। वेरी नाइस, समझ में आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि जब कभी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो एक एटम 2 के साथ कंबाइन होगा, या फिर एक एटम 1 के साथ होगा, या फिर 3 के साथ हो सकता है, 2 एटम 3 के साथ हो सकते हैं। बट ऐसा कभी होगा क्या कि एक एटम आधे के साथ हो रहा है? ऐसा कभी होगा एक एटम 1.5 के साथ हो रहा है? नहीं, समझ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स combines in a simple whole number ratio to form, क्या बनता है भाई एलिमेंट कंबाइन होके? कंपाउंड्स, ठीक है? टू फॉर्म कंपाउंड्स, ठीक है? यहाँ पे तुम लोगों को सिंपल होल नंबर रेशियो दिख रहा है। CO2 में क्या रेशियो है? 1:2। CO में क्या है? गेटिंग इट? पक्का? ओके।
नेक्स्ट, अब इसके बाद पॉइंट नंबर 4 जो कि एकदम सिंपल है। यहाँ तुम लोगों को जो भी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन चाहिए है वो तुम लोग खुद से बाजू में लिख देना, ये मतलब बाद में अगर समझ में ना आए इसलिए। ओके, पॉइंट नंबर 4, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एटम्स को हम लोग क्रिएट भी नहीं कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब इसमें एक नीचे नोट लिखना, नोट all the above points, all the above points have been proven wrong। ठीक है, यस। तो ये अभी हम लोगों ने जो भी पढ़ा ये करेक्ट है क्या? नहीं है, समझ में आ रहा है। बट ये उन्होंने जब बताया था, मतलब ऐसे 1700 ना 1700s में, ऐसे बहुत पहले जब अपने को कुछ पता था क्या? नहीं, उस टाइम पे अपने को ये सब क्या लगा? सही लगा, समझ में। लोगों ने मतलब ऐसे 40-50 साल तक तो इनको यूज़ किया कि लिखा ऐसा ऐसा रहता है, पता है क्या तुम लोगों को? ऐसे बुक में ऐसे लिखा, बराबर टीचर से पढ़ाया, सब कुछ हुआ, बट सब सही था क्या? नहीं। ठीक है, अब ये सब गलत कब हुआ, मतलब गलत कैसे हुआ, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये डाल्टन की एटॉमिक थियरी जो थी वो गलत कहाँ पे गई? ऑब्वियस है ना, बेचारे मतलब ऐसे इंग्लिश टीचर थे, फिर भी उन्होंने इतना आपने को बताया, थोड़ा बहुत तो सही है। ठीक है, लिमिटेशन। पॉइंट नंबर 1, हाँ, तो डाल्टन का पॉइंट नंबर 1 क्या था थियरी का? हाँ, स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजिबल, बराबर। उन्होंने एटम को क्या बोला था? इंडिविजिबल, बट बाद में हम लोगों ने इसको तोड़ दिया। एटम को तोड़ने के बाद अंदर से क्या निकलता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? तो फर्स्ट लिमिटेशन थी डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। तब तक अपने को इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, कुछ पता ही नहीं था। टाइमलाइन समझो है, वो जमाना तब का था जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कुछ पता था क्या? अपने को लगता था सबसे छोटी चीज क्या है? एटम है। बाद में जाके अपने को पता चला नहीं भाई, एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत अलग चीज थी, हजम करने के लिए भी एंड सब कुछ। ठीक है, तो लिखो पॉइंट नंबर 1, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, उसके आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब एटम टूट सकते हैं, उसके अंदर ये सब है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 लिमिटेशन का। डाल्टन के थियरी का पॉइंट नंबर 2 क्या था? यस, सेम एलिमेंट्स के अगर एटम्स है तो उनका मास क्या रहता है? सेम रहता है। अगेन ये कब की बात थी? जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ पता था क्या? नहीं। बट फिर बाद में अपने को डिस्कवर हुए आइसोटोप्स। क्या डिस्कवर हुए ना बे? अभी आइसोटोप्स जो रहता है सेम एलिमेंट के रहता है, बट उनका मास पता है ना, मतलब हाइड्रोजन का 1, 2, 3 ऐसा पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन वैसा। तो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट बट हैविंग डिफरेंट मास। तो वो भी सेकंड थियरी गलत हो गई कि भाई सेम मास रहता है। लिखो डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, उसमें ब्रैकेट में लिखना, हाँ नहीं, डिफरेंट मास बट सेम एटॉमिक नंबर। हाँ, तो एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक नहीं, मास नंबर। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, ये हम लोग इस चैप्टर में प्रॉपरली पढ़ने वाले, ये शॉर्ट में हम लोग लिख रहे हैं क्योंकि अलग से ये प्रॉपरली पढ़ेंगे भी हम लोग आगे जाके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 क्या था? होल नंबर रेशियो। देखो भाई, सिंपल होल नंबर रेशियो में ऐसे 1:2, 2:1, 1:1, 3:2, 2:3 ऐसा कंबाइन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, बट फिर बाद में हम लोग डिस्कवर किए, ये हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। ठीक है, बट पॉइंट नंबर 3 इज डिस्कवरी ऑफ नॉन
स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, ठीक है। एग्जाम्पल, ये पूरे अलग चैप्टर में ही पढ़ने हैं तो सिर्फ लिख के खत्म कर देंगे। Fe 0.930, Na 0.980, और एक चाहिए तो लिख दो Fe 0.95, ठीक है। अब ये मुझे बताओ सिंपल होल नंबर रेशियो है क्या? नहीं, यहाँ पे 0.95:1, 0.93:1 ऐसे कुछ है, ठीक है। ओके, फोर्थ पॉइंट क्या था? हाँ, neither be destroyed nor be created, बराबर। बट हम लोग एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कहाँ पे? हाँ, न्यूक्लियर पावर प्लांट में। समझ में आ रहा है? न्यूक्लियर रिएक्टर देखे हैं, उसमें क्या होता है, यूरेनियम टूट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, एंड फिर बाद में क्रिप्टॉन, बेरियम, वो सब निकलता है। तो उसमें एटम टूट रहा भी है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और नए एटम बन भी रहे हैं ना भाई। समझ में आ रहा है? तो पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियर फिशन। फिशन मतलब तोड़ना, एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, जो कि सूरज पे होता है, हम लोगों ने सीखा रहेगा कभी ना कभी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये जो थे, ये रदरफोर्ड अपने डाल्टन की थियरी के लिमिटेशन थे, लिख दो, ठीक है। तो अभी हम लोग एक एक करके सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट जैसा है ही नहीं, ये सब थियरी है, फिर भी कुछ अगर तुम्हें दिक्कत रहेगी तो पूछ सकते हो। डन? रिएक्शन, RXN रिएक्शन, ठीक है, डन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखो भाई, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, हेडिंग लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। लिखो डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया था जूलियस प्लकर ने, कुछ अराउंड 1859 में, ठीक है। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में वो कर क्या रहे थे वो समझते हैं। देखो भाई, अगेन 1859, ठीक है, मतलब बहुत पुराना ज़माना, ठीक है। उस टाइम पे करंट नया नया एलिमेंट हुआ था, डिस्कवर हुआ था बोल सकते हैं, ठीक है। तो करंट, अगर मेरे पास एक मेटल की वायर है, इस मेटल के वायर के अंदर करंट दौड़ता है कि नहीं दौड़ता? भागता है ना भाई, अरे पता है कि नहीं? ओके, तो मेटल के अंदर से करंट जाता है, बराबर। मेटल क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस क्या है? ओके, अब यही वायर ऐसा पानी है, मैंने इधर से ऐसे वायर ऐड की, इधर से दूसरी वायर बाहर निकाली, इधर से मैंने करंट छोड़ा, एंड इस वायर को बोला अभी तुम लोगों को धरो, पकड़ पाओगे क्या? मतलब पकड़ोगे क्या? अबे हाँ या नहीं पकड़ेंगे ना, क्यों? वैसे पकड़ेंगे तो मजा आ जाएगा ऐसे एकदम, बराबर है कि नहीं? तो मुझे बताओ, तो मेटल वायर में से दौड़ रहा था, पानी में गया, पानी में दौड़ता है क्या? तो वायर को पकड़ने में क्या दिक्कत है? अगर नहीं दौड़ रहे तो ये वायर को पकड़ सकते हो ना, ये वाले। अरे मेरे समझ में क्या बोल रहा हूँ? तो करंट पानी में से भी भागता है। नहीं विश्वास हो रहा है, आज घर पे जाके ट्राई करना है, ऐसे ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कुछ, ठीक है। तो ऐसे वायर में से भागा, फिर बाद में इस वायर में से भी पास हुआ। समझ में आ रहा है? ठीक है। वायर कौन से स्टेट में? सॉलिड, लिक्विड, गैस? पानी
तो उस टाइम तक अपने को पता चल गया था कि करंट सॉलिड में से भागता है और लिक्विड में से भागता है। अब बचा क्या था? समझ में आ रहा है? तो हमारे जूलियस प्लकर को करना क्या था? गैस में से करंट भागता है कि नहीं वो चेक करना था। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? मोटिव समझा? मोटिव ऐसे मरे हुए मत लगो ऐसे मुझे बहुत ऐसे, हाँ तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहानी सुना रहा हूँ। ओके, आप मुझे बताओ तो कि करंट गैस में से भागता है कि नहीं भागता? कहाँ पे भागते हुए दिखे? मतलब तुम लोग अरे ऐसे मतलब देखा है कैसे? अरे देखा होगा, सोचो याद बात करो, ऐसे कुछ नहीं। हाँ, लाइटनिंग स्ट्राइक, वेरी नाइस। ऐसे बारिश होती है, बिजली कड़कती है, उसके नीचे भी आओगे तो बहुत मजा आ जाएगा, बराबर है कि नहीं? ठीक है, तो मुझे बताओ वो जो बिजली आई वो कहाँ से आई? हवा में से ही आई ना बे। वो बारिश के पानी के साथ नहीं आती है, नहीं तो सबको झटका लगता है ना बे पानी के साथ, समझ में आ रहा है? तो हवा में से वो कड़कती है, समझ में आ रहा है? एंड लाइटनिंग स्ट्राइक वो तो मतलब अपना करंट है ना बे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज वाला, वो भी समझ रहे हो? तो उनको इतना पता था। देखो कोई साइंटिस्ट ऐसे नहीं बोलते कि चलो करके देखते, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ तो ऐसे पीछे सोच विचार रहता है, समझ में आ रहा है? तो उनका सोच विचार क्या था कि भाई अपने को पता है कि करंट जो है वो गैस में से पास हो सकता है। या फिर तुम लोग नॉर्मल स्पार्क भी देखे रहेंगे ना कभी ऐसे ही जस्ट हवा में दिखते हैं ना, ऐसे कपड़ों के ऊपर से भी हाथ कभी करके देखना। अगर ठंडी रहेगी बहुत, ठीक है, तुम्हारे रूम में बहुत अंधेरा है और तुम्हारे पास मस्त वाला ऐसे ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट मतलब ना जो ऐसे वुल वाला रहता है ना, वुल वाला, ठीक है, ऐसे फ्लफी एकदम ऐसे मस्त वाला वैसा वाला, ठीक है, उसको लेने का एंड उसमें से हाथ घुमा के देखने का। कभी ट्राई किया है ऐसे? अरे मस्त एकदम चमकता है ना, देखा है ना? ऐसे नहीं देखा होगा तो देखना, मतलब और एसी वाली रूम रहेगी तो और अच्छा है, क्योंकि रूम ड्राई चाहिए, करंट पास होने के लिए रूम ड्राई चाहिए। ह्यूमिडिटी रहेगी ना तो नहीं होता, तो एकदम ड्राई रूम है। या फिर कभी तुम लोग ऐसे शिमला मनाली किधर तो घूमने गए, उधर ठंडी बहुत है ना वे, तो उधर एटमॉस्फेयर बहुत ड्राई रहता है, उसमें रजाई में घुसने का और ऐसे खेलते बैठने का, ऐसे हाथ घुमाने का। हाँ अरे सच्ची एकदम ऐसे ग्लो दिखता है, वो ऐसे करंट दिखता है, तुम लोगों को लगता नहीं है। वो स्टैटिक सुना होगा ना बचपन में, वो अगर देखना होगा तो सबसे इजीएस्ट वे ये है, करके देखना, ठीक है? तो अब वहां पे जो ग्लो हो रहा है वो किधर हो रहा है? हवा में हो रहा है, मतलब बिजली हवा में रन कर सकते। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? पक्का? ओके, तो इनको क्या करना था जूलियस प्लकर को? वो लैब में करना था। नेचर में होता है, लैब में हुआ है क्या अभी तक? नहीं, वो करके दिखाना था। अभी तक का समझा? अब ध्यान दो। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऐसे ट्यूब ली, ट्यूब दिख रही है, बनाना स्टार्ट कर सकते हो तुम लोग मेरे साथ धीरे धीरे। ये ट्यूब ऐसे ली, ठीक है? अब ट्यूब के अंदर इन्होंने रख दिए दो ऐसे इलेक्ट्रोड्स, समझा? एंड इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट कर दिया ऐसे पावर सप्लाई से। पावर सप्लाई मतलब अपनी बैटरी, ठीक है? बैटरी का छोटा टर्मिनल क्या रहता है? प्लस या माइनस? स्मॉल टर्मिनल, वो प्लस क्या रहता है कि माइनस? माइनस। बड़ा वाला प्लस, ठीक है? इतना सबको आता है। अब तो ये स्मॉल टर्मिनल जिधर पे कनेक्ट करूंगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बड़ा वाला जहां पे कनेक्ट करूंगा उसके ऊपर। अब इलेक्ट्रोड में जो नेगेटिव चार्ज वाला रहता है उसको क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं। क्या बोलने का उसको? कैथोड। एंड जो पॉजिटिव चार्ज वाला रहता है उसे क्या बोलते हैं? एनोड। बराबर है? इसमें कोई भी दिक्कत? ओके, तो ये किया, करंट पास किया, समझ में आ रहा है? करंट पास, अरे ऐसे डिवाइस बनाया, करंट पास किया। अब फिर बाद में उनको क्या दिखा रहेगा? क्या लगता है तुम लोगों को क्या दिखना चाहिए? कुछ नहीं दिखा, ठीक है? ऐसे फर्स्ट टाइम में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होते हैं क्या? नहीं। तो उन्होंने ऐसे सोचा रहेगा। अगेन ये इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई ताल्लुक, मैं पीछे जाके मैंने देखा नहीं है ना उन्होंने कितना क्या सोचा रहेगा। ये एक ऐसे समझ रहे हो ना, ऐसे एक अंदाज है कि ऐसा किया होगा, सोच विचार वैसे रहेंगे, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब फिर बाद में लेट अस से कि उन्होंने सोचा होगा कि ये वायर है, बताओ भाई इस वायर में से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब ऐसे तुम्हारे पास ऐसे जमीन पे बड़ी वायर दिख रही है, किधर से तो आ रही है ऐसे पोल वोल से, तुम लोगों को पता चलेगा कि उसमें करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं ना, वो हाथ लगाने के बाद ऐसे समझ में आता है ना, ऐसे एकदम मस्त एकदम हाँ पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है? बट ऐसे देख के हम लोग करंट देख पाते हैं क्या?
तो कॉमन सेंस, करंट दिखता, समझ में आ रहा है। तो उनको करंट अगर पास भी हो रहा होगा तो दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। अब करंट नहीं दिख रहा है तो करंट को देखना था, तो करंट को देखने के लिए उन्होंने यहां पर ऐसे एक मटेरियल की कोटिंग कर दी, ठीक है, यहां पे ऐसे एक मटेरियल की कोटिंग कर दी, दिख रहा है ये मटेरियल, ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये जो मटेरियल था वो था जिंक सल्फाइड। क्या था ये मटेरियल, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इज ए स्किंटिलेटिंग मटेरियल। क्या बोलते हैं इसको, स्किंटिलेटिंग मटेरियल, स्किंटिलेटिंग मटेरियल। स्किंटिलेटिंग का मीनिंग क्या होता है, हाँ, चमकने वाला। अब तो स्किंटिलेटिंग मटेरियल लाइट के मतलब करंट के कांटेक्ट में आके चमकते हैं, गेटिंग इट, ठीक है। तो अब अगर करंट पास हो रहा होगा तो ये दोनों में से कोई एक साइड पे चमकेगा, चमकेगा तो भाई करंट पास हो रहा है, अपने को समझ में आ जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, ओके। ऐसा स्किंटिलेटिंग मटेरियल हम लोग और कहीं पे तो यूज करते थे, यहाँ पता है तुम लोगों को। तो ये जब टूटती है ना, मैं बताता हूँ, तो इसमें से व्हाइट कलर की पाउडर निकलती है। नहीं देखा होगा, घर पे रहेगी, घर पे जाके सर पे मार लेना, ठीक है। तो बट इसके अंदर से कौन सी पाउडर निकलती है, व्हाइट। अगर तुम लोगों के पास कोई टूटी हुई ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट अंदर से व्हाइट मतलब बंद है तो भी व्हाइट दिख रही है ना, वो देखो बंद हो गई है, चाहिए तो यही बाद में निकाल देना, ठीक है, मेरा नाम बच लेना। अब तो ये दिख रही है ना, ये व्हाइट दिख रही है, बट एक्चुअली ये कांच की बनी है। तो जब वो टूटने के बाद तुम उसके ऊपर से हाथ घुमाओगे ना, तो अंदर ट्रांसपेरेंट कांच रहती है, ऊपर की तरफ एक व्हाइट कलर का केमिकल है, वो मर्क्यूरी का रहता है, मतलब ये जिंक का है ना, हम लोग यहाँ पे जिंक सल्फाइड लगा रहे हैं, उधर अंदर कुछ तो मर्क्यूरी का रहता है, क्या रहता है वो मैं भूल गया अनफॉर्चुनेटली, बट ठीक है, मतलब मर्क्यूरिक सल्फाइड जैसा। जिंक कैडमियम मर्क्यूरी भाई भाई है, एक दूसरे के नीचे आते हैं, पढ़ा होगा ना, कार्बन सिलिकॉन एक दूसरे के नीचे आने वाले भाई भाई, सेम प्रॉपर्टीज वैसे। तो वहां पे वो चमक रहा क्यों पता है, क्योंकि जब कभी हम लोग इसको ऑन करते हैं, ठीक है, तो एक तरफ से दूसरी तरफ क्या भाग रहा है, करंट भाग रहा है। करंट किसके कांटेक्ट में आ रहा है, अंदर के व्हाइट पाउडर के, एंड फिर चमक रहा क्या है, वो व्हाइट कलर की पाउडर चमकती है। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है, समझा, वो करंट के कांटेक्ट में आके कैसे चमकता है, वो जो भी लाइट दिख रही है ना, वो चमक है, वो स्किंटिलेट हो रहा है, गेटिंग इट। वैसा ही हमारा जिंक सल्फाइड रहता है, समझे। तो अब अगर लाइट पास हुई तो अंदर करंट पास हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ पा रहे हो यहाँ तक, पक्का, ओके। अब तो इन्होंने ऐसे करके देखा एंड लाइट पास, मतलब करंट पास नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली, क्या ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि यार अभी क्या करे क्या करे क्या करे, फिर उनको याद आया थंडर स्ट्राइक। मुझे बताओ थंडर स्ट्राइक में कितना वोल्ट रहता है वैसे, 440 वोल्ट रहता है क्या, नहीं ना, कम या ज्यादा, बहुत ज्यादा रहता है, कितना रहता है, हाँ 10,000 तक जाता है, समझ में आ रहा है, 1000 नहीं 10,000 तक जाता है कभी कभार तो। हाँ हाँ, तो भाई अपने पास उतना वोल्टेज है वैसे, ऐसे कुछ मतलब, हाँ अपने पास रहता है। हाँ हाँ देखा, इसने बहुत मस्त बोला, ट्रेन के यहाँ पे 22,000 वोल्ट तक जाता है। ट्रेन कभी भागते हुए बारिश में देखी है, उधर भी करंट दिखता है, स्पार्क्स दिखते हैं, देखा करो ऐसे, मतलब हम लोग साइंस लिए है ना, तो थोड़ा बहुत देखने का ऐसे चीजें पता चलती है। नॉर्मली भी दिखता है, हाँ ओके, नॉर्मली मैंने ऐसे इतना देखा नहीं है। हाँ जब ऐसे कॉन्टैक्ट टूटता है तब, यस सही बोला उसने, जब ऐसे वो ऊपर का जो रहता है ना ऐसे, क्या कुछ तो रहेगा मुझे नाम नहीं पता, वो जब वायर से ऐसे डिस्कनेक्ट होता है तो नीचे स्पार्क जनरेट होते हैं, दिखते हैं, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो करंट दिखने के लिए वोल्टेज बहुत ज्यादा चाहिए, यहाँ पे वोल्टेज बहुत कम है, तो उन्होंने बैटरी चेंज की, बोले अपने 440 से कुछ हो रहा नहीं है, कितने वोल्ट यूज किए, 10⁴ वोल्ट, समझ में आ रहा है। उसके बाद बैटरी ऑन की, करंट पास नहीं हुआ, अभी भी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, बड़ी मेहनत ली उन्होंने, ठीक है। फिर बोला अभी क्या करें, फिर फाइनली उनके दिमाग में आया रेजिस्टेंस। मेटल के अंदर रेजिस्टेंस बहुत, मेटल के अंदर रेजिस्टेंस याद है बहुत कम रहता है। अरे तुम लोगों को पता है ना ये सब, मेटल के अंदर रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है, इसलिए करंट फ्लो होता है। पानी के अंदर रेजिस्टेंस थोड़ा ठीक ठाक रहता है, पानी के अंदर करंट ज्यादा फ्लो नहीं होता, उसके में अंदर भी कंडीशन है, वो बाद में कभी पढ़ेंगे, बट पानी के अंदर भी करंट थोड़ा बहुत फ्लो होता है। गैस के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो उन्होंने सोचा यार यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स भी मैंने बहुत भर के रखे हैं,
एंड गैस के अंदर रेजिस्टेंस क्या रहता है बहुत ज़्यादा, बराबर कि नहीं? तो उन्होंने सोचा अगर ये गैस मॉलिक्यूल्स में कम कर दूं तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम करूंगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा, फॉलोड, ठीक है। तो उन्होंने बाद में आखिर में क्या किया, आखिर में उन्होंने, अभी इसमें से कैसे यूज करूं, अरे रे, ठीक है चलो, आखिर में उन्होंने गैस मॉलिक्यूल्स कम किए, समझ में आ रहा है, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल्स कम करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, आता है, हम लोग लगाते हैं पंप। क्या लगाते हैं? तुम लोगों ने पानी का पंप देखा है? वो पानी के पंप को ऐसे ही ऑन रख देने का, वो क्या खींचना स्टार्ट करेगा, हवा खींचना स्टार्ट करेगा। पंप पता है ना आप, पक्का? ओके, तो पानी का पंप यहाँ पे अगर मैं लगा दूं लेट से, तो क्या करेगा, अंदर की सारी हवा खींचेगा, पानी तो नहीं है खींचने के लिए, तो क्या खींचना स्टार्ट करेगा, हवा। तो उन्होंने यहाँ पे लगा दिया वैक्यूम पंप। क्या लगाया? वैक्यूम पंप। और पानी का पंप अलग रहता है, एग्जाम्पल जस्ट बताने के लिए। बाद में उन्होंने अटैच कर दिया वैक्यूम, समझा? फिर बाद में गैस पार्टिकल्स बहुत कम हो गए, गैस पार्टिकल्स कम हो गए तो रेजिस्टेंस भी बहुत फॉलोड। वापस बताओ भाई क्या क्या किया। सबसे पहले क्या किया, स्किंटिलेटिंग मटेरियल लगाया। स्किंटिलेटिंग मटेरियल कौन सा अपना, जिंक सल्फाइड, समझ में आ रहा है? उसका काम क्या है, करंट के कांटेक्ट में आके चमकता है। फिर बाद में बैटरी का वोल्टेज कम था, इसलिए बैटरी का वोल्टेज बहुत बढ़ा दिया, कितना किया, 10⁻⁴ वोल्ट। फिर बाद में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा था, गैस कम कर दी, वैक्यूम पंप लगाया, एंड अंदर का प्रेशर किया 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर, समझा? ठीक है। फिर बाद में बैटरी ऑन करके देखी, एंड तब जाके करंट, अरे बोलो, फ्लो हुआ, अभी हुआ, ये समझे? बट उनको यहां पे करंट दिखा क्या, नहीं दिखा। स्किंटिलेटिंग मटेरियल जहां पे है उधर पे क्या दिखा, सिर्फ, अरे बोलो ना, चमक दिखी, ग्लो दिखा, समझ में आ रहा है? पक्का? करंट दिखता है क्या दौड़ते हुए? नहीं। तो अब यहाँ पे उनको किस तरफ ग्लो दिख रहा है, किसके पीछे ग्लो दिख रहा है, कैथोड के पीछे या एनोड के पीछे? अब एनोड के पीछे अगर ग्लो दिख रहा है तो मुझे बताओ, ये जो भी निकल रहा था, जो दिख रहा है क्या उनको? नहीं, सिर्फ उधर वो एनोड के पीछे चमक रहा था, समझ में आ रहा है? वो जो भी निकल रहा है, कुछ तो ट्रांसपेरेंट निकल रहा था, वो कहां से निकल रहा था, कैथोड से। अरे एनोड के पीछे चमक निकल रही है ना, तो एनोड के पीछे दिखने के लिए वो निकल कहां से रहा था, कैथोड से। जा किधर रहा था, एनोड की तरफ, एंड फिर बाद में पीछे चमक दे रहा था। समझ पाइए? पक्का? श्योर? ठीक है। अब जो चीज कैथोड से निकल रही है, मतलब कुछ ट्रांसपेरेंट रेज निकल रही थी कैथोड से, तो इनका नाम उन्होंने क्या दिया, बोलो, कैथोड रेज। फॉलो हुआ? एंड पूरे इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दे दिया, फॉलोड। चलो फटफट बनाओ। ओके, अभी ध्यान देंगे सब जन वापस एक बार। तो सबसे पहले हम लोगों को करना, मतलब हम लोगों को इन जूलियस प्लकर को करना क्या था, आंसर दो भाई एक एक करके जल्दी। जूलियस प्लकर को करना क्या था, हाँ, गैस में से करंट पास हो रहा है कि नहीं वो चेक करना था, ठीक है। तुम लोग दोनों यहाँ पे आके बैठ जाओ ना, ऐसे बहुत ऐसे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हाँ, तो करंट पास हो रहा है कि नहीं वो देखना था। अब करंट पास हो रहा है कि नहीं वो देखने के लिए उन्होंने क्या किया, पहले ट्यूब ली, ट्यूब के अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स रखे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम, पॉजिटिव वाले का नाम। अब फिर बाद में बैटरी कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट करने के बाद बैटरी ऑन की, करंट पास हुआ क्या। तो पहले हम लोगों ने क्या अटैच किया, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल, ठीक है। स्किंटिलेटिंग मटेरियल का काम क्या रहता है, चार्ज के कांटेक्ट में आके चमकता है, शाइन मारता है, समझ में आ रहा है? ओके। फिर बाद में बैटरी ऑन करके देखी, करंट पास नहीं हुआ। बैटरी का पोटेंशियल क्या किया, 10⁻⁴ किया, बराबर, मतलब हाई वोल्टेज रहेगा तो करंट शायद से पास हो जाए, फिर भी करंट पास। अब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, रेजिस्टेंस को कम किया। रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या किया, वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप का काम क्या रहता है, गैस को निकाल देना। तो गैस पार्टिकल्स कम हो गए, रेजिस्टेंस कम हुआ, उसके बाद करंट पास हुआ, समझ पा रहे हो? ओके। अब ये जो ट्यूब है वो अपनी कैथोड रे है, दिख रही है, ठीक है। अब अगर अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड दिख रहा है, इलेक्ट्रोड गोल रहता है, हम लोग बनाते वक्त से सीधा बनाते, बिकॉज वो दिखते में, मतलब इधर से भी देखोगे तो ऑलमोस्ट सीधा दिख रहा है, बट एक्चुअली ऐसे सर्कुलर डिस्क रहती है, ठीक है, समझो।
तो ये कैथोड वो एनोड लेट अस से, ठीक है। यहाँ पे ये देख चार्ज इसका नहीं दिख रहा है बट इसका दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये एनोड वो वाला कैथोड, समझ में आ रहा है। कैथोड रेज इधर से निकलेंगी, इधर की तरफ जाएंगी। अब देखो ये कांच और ये कांच, इनके कलर का डिफरेंस दिख रहा है, ट्यूबलाइट जैसा ना। ये पूरे कांच के ऊपर क्या लगा के रखा है, कौन सी, जिंक सल्फाइड, गेटिंग इट, ठीक है। एंड ये इधर पे प्योर कांच है, इधर पे ट्यूबलाइट जैसी कांच है थोड़ी सी, ठीक है, ओके। कैसे नहीं दिखा, इधर से शुरू होके इधर जा रही है, देख पाए सब जन, पक्का श्योर हो। अब नहीं तो यहाँ पे देखो ना, इधर पे रेस बहुत छोटी है, इधर पे आगे जाते जाते फैलते जा रही है, इधर से निकल रहा है, समझ में आ रहा है। एंड ये पूरे इसमें अपने को चमक क्यों दिख रही है, क्योंकि पूरे ग्लास के ऊपर जिंक सल्फाइड है, गेटिंग इट। अभी तो अच्छे से दिख रहा होगा, वो पूरा ग्लास अलग कलर का है, ये इधर का उस तरफ वाला पूरा अलग कलर का है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरे ग्लास में दिख रही है, ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट आगे ये बाय द वे अपने ट्यूबलाइट जैसा ही दिख रहा है, जैसे ट्यूबलाइट रहता है वैसा ही ये सेम टू सेम करंट पास हो रहा है, करंट पास होने की वजह से चीजें चमक रही है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, ये हाँ रुको, नहीं, फिर बाद में आए जे थॉमसन। कौन है, जे थॉमसन। ध्यान दो, जे थॉमसन ने हम लोगों को बताया ये कैथोड रेज एक्चुअली क्या है, ठीक है। जूलियस प्लगर क्या बोला कि भाई करंट फ्लो हो रहा है, वाह वाह वाह। फिर बाद में जे थॉमसन आया, उन्होंने बोला नहीं ये ऐसा नहीं है, ये कुछ अलग है। अब उन्होंने एक्सप्लेन किया ये क्या अलग है, ठीक है। तो एंड फिर बाद में जे थॉमसन ने बोला कि भाई ये जो कैथोड रेज है वो करंट नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या है, जो हम लोग जिसकी डिस्कवरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब वो कैसे बोला ध्यान देंगे सब जन। देखो लेट अस से कि ये हमारा कैथोड, ये हमारा एनोड, दिख रहा है, ठीक है। कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, एंड एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। ये बाद में बनाते हैं। देखो भाई इसके बीच में कोई एक गैस है। अब मैं एक छोटी गैस का एग्जांपल ले रहा हूँ। छोटी गैस मतलब कौन सी गैस, एक जिसके पास प्रोटॉन है, एक जिसके पास इलेक्ट्रॉन है। ऐसी कौन सी गैस है अपने पास, हाइड्रोजन। तो मैंने एक हाइड्रोजन गैस यहाँ पे भर दी, समझ में आ रहा है। ये हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, दोनों एकदम सूखी, ठीक है, अच्छे से रह रहा है, एकदम स्टेबल है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, एकदम मस्त में रह रहा है, ठीक है। फिर बाद में एक दिन हम लोगों ने इनके लाइफ में लाया पोटेंशियल डिफरेंस बाहर से, वो भी बहुत तगड़ा वाला। कितने का भाई, कितने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लाया, 10⁴ वोल्ट। अबे याद है ना 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का क्या लाया पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर पे कौन सा चार्ज आ गया था, अरे बोलो ना, नेगेटिव। नेगेटिव वाले को क्या बोलते हैं, कैथोड। इधर पे कौन सा चार्ज आ गया था, पॉजिटिव, बराबर है कि नहीं। पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, एनोड। अब देखो, अब ये इधर के पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज कितने वोल्ट का है, मैंने बोला 10⁴। इतने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज के सामने बेचारे हमारे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़ा या बहुत कम, बहुत कम, समझ में आ रहा है। पहले इस इलेक्ट्रॉन को ये प्रोटॉन का चार्ज, पॉजिटिव चार्ज सफिशिएंट था, बराबर है कि नहीं। ये दोनों एकदम मस्त में अट्रैक्टेड थे, बट अभी बाहर एक बहुत तगड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट करेगा, अरे समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जरा रिस्पॉन्स दो ना भाई, तुम लोग ऐसे एकदम शांति से रहते हो ना, मेरी पढ़ाने की इच्छा धीरे धीरे कम होते जाती है, ठीक है। तो अब ये प्रोटॉन धीरे धीरे कहाँ पे अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। तो ये प्रोटॉन ऐसे एनोड की तरफ धीरे धीरे अट्रैक्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। बट ये बात हमारे प्रोटॉन को अच्छी लग रही है क्या, नहीं। ये प्रोटॉन पूरी कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के रखे, बट ये इलेक्ट्रॉन रुकने वाला है क्या, नहीं, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे किसकी तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश कर रहा है, एनोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ये प्रोटॉन कंटिन्यूसली इसको पकड़ के रख रहा है, बट धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पकड़ से दूर जा रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। अब ध्यान दो, इसे बोलते हैं, इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे दूर जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलने का इसको, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब चार्ज सेपरेशन। क्या बोलने का इसको, चार्ज ना रे, धीरे धीरे ये सेपरेट होते जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर ही रह रहा है, बट बेचारा अपना नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे सेपरेट होते जा रहा है, समझ में आ रहा है। फिर बाद में एक पॉइंट के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरह से बाहर निकल गया, एंड फिर बाद में ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागा,
एनोड की तरफ भागा। समझ में आ रहा है? तो अपने को जो ग्लो मिल रहा था वो करंट की वजह से था या इलेक्ट्रॉन की वजह से था? ये हम लोगों को किसने एक्सप्लेन किया? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी भी किसने की? क्योंकि उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, करंट ऐसे दौड़ रहा नहीं है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे एटम के अंदर कुछ तो है जो बाहर निकल रहा है। समझ रहे हो? तो उसे उन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस प्रोसेस को, इलेक्ट्रॉन जब एटम के बाहर निकल जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं आयनाइजेशन। क्या बोलने का? आयनाइजेशन। इधर तो कोई दिक्कत? ये समझा? ठीक है, ओके, लिख दो। तो ऐसे हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। ये जे थॉमसन ने हम लोगों को बताया कि एटम में से कोई तो नेगेटिव बाहर निकल रहा है जो है इलेक्ट्रॉन। डन। फिर बाद में इन्होंने हम लोगों को बताया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। मतलब वो जे थॉमसन और जूलियस प्लकर दोनों ने थोड़ी थोड़ी दी थी। तो अभी हम लोग लिखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। अरे हाँ, रुको रुको, ये जो हम लोगों ने ऊपर रिएक्शन लिखी, मतलब रिएक्शन नहीं, ये जो हम लोगों ने डायग्राम बनाई है, उसका अगर रिएक्शन के फॉर्मेट में लिखना है तो कैसे लिखे? देखो मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस में से क्या बाहर निकल रहा है? बराबर। तो इस हाइड्रोजन गैस के ऊपर कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव। समझे? तो H प्लस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। उसी बदले अगर मैं नाइट्रोजन गैस लिखूं, नाइट्रोजन गैस में से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो अंदर क्या बचेगा? N प्लस। समझे? या फिर मैं ऑक्सीजन गैस लिख रहा हूं, तो ऑक्सीजन गैस में से अगर इलेक्ट्रॉन निकला तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा? O प्लस इलेक्ट्रॉन। समझे? अब यहाँ पे हमारे कैथोड रेज कौन है? H प्लस, N प्लस, O प्लस या इलेक्ट्रॉन? कौन है? कैथोड रेज हमारे इलेक्ट्रॉन थे। क्या थे? ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनोड की तरफ जा रहे हैं एंड बाद में वो चमक रहे थे एनोड की तरफ ना, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे थे। वैसा एक्चुअल में ऐसा हो रहा है क्या बे? नहीं, वो हाइड्रोजन के अंदर से बाहर निकल रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे क्या है? ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है हमारे? कैथोड रेज। समझा? तो इधर से अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है कि गैस अगर मैं चेंज करूंगा तो कैथोड रेज चेंज होती है कि सेम रहती है? सेम रहती है। ये इन्होंने ट्राई करके देखा। देखो ये अभी हम लोगों को पता है कि हर एलिमेंट के अंदर गैस रहती है, बट वो जूलियस प्लकर ने बोलो, जे थॉमसन ने बोलो, ट्राई करके देखा कि गैस चेंज की, हाइड्रोजन के बदले ऑक्सीजन ऐड कर दी, ऑक्सीजन के बदले हाइड्रोजन ऐड कर दी, हाइड्रोजन के बदले नाइट्रोजन कर दी, हीलियम कर दी, कुछ तो कर दी। गैस चेंज करने से भी कैथोड रेज चेंज हो रही है क्या? नहीं। समझा? ये धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवर किया। तो कैथोड रेज हर एलिमेंट में सेम रहती है, तो उनका नाम उन्होंने क्या दे दिया? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो बताओ इसमें हेडिंग अभी लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ऑफ कैथोड रेज। इसमें पॉइंट नंबर 1 लिखना, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज travels in a straight line, and cast shadow of the objects, and cast shadows of the object placed in their path and cast shadows of the object placed in their path. तो ऑब्वियस है ना भाई, लाइट, अभी ये कैथोड रेज भी एक लाइट काइंड ऑफ ही है, तो इस लाइट के नीचे अगर हाथ रखूंगा तो शैडो दिखती है। तो वैसे ही कैथोड रे से जो लाइट निकल रही है उसके आगे भी अगर हाथ रख दूंगा तो मेरी क्या दिखेगी? शैडो दिखेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है। पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, देखो नहीं तो कोई इंसान बोलता है ना भाई कि अभी तो ट्यूबलाइट और कैथोड रे में डिफरेंस क्या है, काहे के इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हो ये सब, बराबर है ना? मतलब तुम लोगों को भी डाउट आना चाहिए
कि इधर कुछ इलेक्ट्रॉन मतलब है, अलग है, कुछ ऐसे फील हो रहा है क्या तुम लोगों को ना? मतलब ट्यूबलाइट ही तो दिख रही है वो, बराबर। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 डिफरेंस है, मतलब लाइट और कैथोड रेस में ये दूसरा पॉइंट बहुत बड़ा डिफरेंस है। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट, इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट and when a pinwheel, pin PIN, pin सेफ्टी पिन वाला पिन, व्हील पहिए वाला व्हील WHEEL, ठीक है, पिन व्हील is placed in their path, it starts rotating, and when a pinwheel is placed in their path, it starts rotating. हो गया? ओके। तुम लोगों ने पिनव्हील देखा है कभी? तुम लोग कभी जूहू बीच गए हो? जूहू बीच, किसी भी बीच पे गए हो? उन बीच के ऊपर ऐसे एक डंडी रहती है जिसके ऊपर ऐसे एक चक्री रहती है जो ऐसे गोल घूमती है, एक पिन को लगी हुई रहती है, पिनव्हील, समझा? अब ऐसा पिनव्हील अगर मैं कैथोड रेस के बीच में रखूं तो क्या करना स्टार्ट करेगा? गोल घूमना स्टार्ट करेगा। लाइट के बीच में रखता हो तो कुछ घूमता है क्या बे? नहीं ना। मतलब लाइट के अंदर कुछ वजन है क्या? बट कैथोड रेज अगर उसको टकरा रहे हैं तो वो घूम रहा है, मतलब कैथोड रेज में कुछ वजन है कि नहीं है? तो ये अंतर आया लाइट और कैथोड रेज के बीच में। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक है। अब वो कैसे घूमता है वो अपने पास वीडियो है, यूट्यूब का ज़माना है, तुम लोग भी कुछ भी डाउट आए तो यूट्यूब पे जाके ऐसे वीडियो देख लेने का, मस्त रहता है। ठीक है। ऐसे डेमॉन्स्ट्रेशन ऑलमोस्ट हर चीज़ के मिलते हैं, फिजिक्स के भी बोलो, केमिस्ट्री के भी बोलो, बहुत चीज़ों के रहते हैं। ठीक है। तो ये देखो पिनव्हील दिख रहा है, अंदर एक पिन के ऊपर ऐसे एक पहिया व्हील घुमा, दिखा? ये कैथोड रेज है, उन्होंने चेंज कर दिया भाई, प्लस माइनस मतलब ओरिएंटेशन एंड ऑल चेंज कर दिया, और अभी अंदर की तरफ स्किंटिलेटिंग मटेरियल नहीं है। ठीक है। तो जब घूम रहा है तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन की वजह से, थोड़ा वाइब्रेशंस की वजह से वो लाइट दिख रही है, नहीं तो उसके बिना वो दिखता नहीं। अंदर कुछ स्किंटिलेटिंग मटेरियल उन्होंने ऐड नहीं किया है, दिख रहा है वो घूमते हुए। ठीक है। तो इससे अपने को पता क्या चलता है? कैथोड रेज का कुछ वजन है, मास है। गेटिंग इट? लाइट के सामने ऐसे रखूंगा तो कुछ घूमता है क्या? नहीं घूमता। मतलब लाइट क्या है? मासलेस है। कैथोड रेज क्या है? मास वाले है, बराबर। मतलब एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। लाइट फोटो, हाँ लाइट क्या है वो अभी तक पढ़ाया नहीं है, वो बाद में बताऊंगा। चलो ठीक है। इधर तक कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 3 देखो, पॉइंट नंबर 3, when placed in magnetic or electrical field, when placed in magnetic or electrical field, they gets deviated. When placed in electric or magnetic field, they gets deviated. And in electrical field, they are deviated towards positive charge. जो चीज पॉजिटिव की तरफ जाती है उसके ऊपर, खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? एंड हेंस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। समझे? इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज क्यों है, मतलब क्यों है मतलब कैसे है, वो हम लोगों ने डिसाइड किया। ठीक है। एंड हेंस दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। सॉरी, हेंस दे कैरी नेगेटिव चार्ज, एंड हेंस दे कैरी नेगेटिव चार्ज। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। अरे वो नेक्स्ट जाने से पहले डिविएशन। दिख रहा है? वो मैग्नेट है, जैसे नजदीक लेके जा रहे हो डिविएट हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। ठीक है। तो वैसे ही अगर मैं कोई बैटरी लेके जाऊँ, इलेक्ट्रिकल फील्ड लेके जाऊँ, ठीक है, एंड उसका पॉजिटिव टर्मिनल अगर मैं रखूँ तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कौन सा रहता है? नेगेटिव। ठीक है। हाँ, उसके अंदर नेगेटिव चार्ज भाग रहा है, वैसे समझता है। यस। ठीक है। अब कैथोड रे ट्यूब तुम लोगों ने भी कभी देखी रहेगी शायद से, होपफुली।
तुम्हारे घर पे वो डब्बा टीवी था, डब्बा टीवी, बॉक्स टीवी था ना, कि मतलब पैदा होते ही मतलब एलईडी टीवी है तुम्हारे घर में, ऐसे नहीं है ना? सबके घर पे ऐसे वो बॉक्स टीवी था। ओके, याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा, नहीं वो अलग था, वो कांच के ऊपर स्टैटिक चार्ज रहता था, तो वो अपने बाल खींच लेता था, वो अलग रहता है। वो नहीं, कांच और बालों के बीच में वो इंटरेक्शन होता ही है बहुत बार, आजकल के कांच अलग रहता है, वो नहीं। देखो डब्बा टीवी ऐसा है, टीवी मतलब एडवर्टाइज में तो देखा ही रहेगा ना भाई, ऐसे मतलब किसी शो में, रियलिटी शो एंड ऑल किधर तो देखा होगा, ये पुराने शो में। इसको अगर तुम लोग मतलब ये खराब हो गया और इसको ओपन किया कभी, अगर तुम लोगों ने गलती से देखा रहेगा, ठीक है, बहुत सारे मतलब पहले के ज़माने में ऐसे टीवी के शॉप्स भी रहते थे, वहाँ पे ऐसे पड़े हुए दिखते थे ऐसे ओपन, हाँ मतलब ना वैसे, क्या पता तुम उस ज़माने के हो नहीं हो, ठीक है, मैं इतना बुढ़ा हुआ नहीं हूँ मतलब, ठीक है, मेरी एज इतनी ज़्यादा है नहीं, बट स्टिल मैंने देखा है, हमारे ज़माने में था। अब यहाँ पे ऐसे ना एक स्क्रीन रहती थी, एंड इस स्क्रीन के तरफ ऐसे आगे एक बल्ब रहता था, कभी देखा था क्या तुम लोगों ने? नहीं देखा है, ओके। ऐसे एक बल्ब रहता था, ठीक है। आज के ज़माने के टीवी को क्या बोलते हैं? एलईडी ना, उसका फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड्स रहता है। आजकल OLEDs आ गई है, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड्स एंड ऑल। इनको क्या बोलते थे पता है क्या? इनको बोलते थे CRT टीवी। क्या बोलते थे? हमारे इंडिया में डब्बा टीवी बोलते थे। अभी आजकल हम लोग पढ़े लिखे हो गए, ठीक है, इसलिए हम लोग OLED LEDs वो सब पे पहुंच गए, बट हम लोग डब्बा टीवी बोलते थे। बट एक्चुअल में इसका नाम क्या था? CRT का फुल फॉर्म क्या है? कैथोड रे ट्यूब टीवी। अरे तुम लोगों को कुछ भी पता हो ऐसे, तुम लोगों को कुछ शक्लें इतने ब्लैंक रहते ना भी तुम्हारी। ओके, तो ये टीवी जो है वो कैथोड रेस के ऊपर चलती थी। ये इधर की तरफ एक चमकने वाला मटेरियल रहता था, यहाँ से कैथोड रेस आते थे, बहुत सारे मैग्नेट रहते थे जो एक एक जगह पे इनको ऐसे डिवेट करते थे, एंड बहुत सारे इनके पीछे मतलब और चीज़ें रहेंगी, मुझे जितना आता है उतना मैं बता रहा हूँ, बाकी टीवी मैंने बनाया नहीं है कभी, ठीक है। तो ये आगे जाके चमकता था और फिर बाद में डिस्प्ले पे हम लोगों को चीज़ें दिखती थी, ठीक है, वैसा। तो कैथोड रेज बहुत जगहों पे यूज़ होती है, ठीक है, इनका एक उसमें से एक यूज़ था, ठीक है, ओके। चलो, तो मैग्नेट से वो डिविएट होती है, स्क्रीन के ऊपर जाके चमकती है, ब्ला ब्ला ब्ला। हाँ, ओके, ठीक है, कुछ तो रहेगा, तुम लोगों को नोट्स वोट्स देने रहेंगे, मॉडल कुछ तो। ओके, हो गया। पॉइंट नंबर 4, कैथोड रेस क्रिएट्स फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब समझ में आता है ना, ग्रीन कलर का ग्लो, अभी जो देखा था हम लोगों ने वही। पॉइंट नंबर 4, कैथोड रेस क्रिएट्स फ्लोरोसेंस। कैथोड रेस क्रिएट्स फ्लोरोसेंस। पॉइंट नंबर 5, कैथोड रेस कैन बी पास्ड थ्रू thin sheets of metal or aluminium. Cathode rays can be passed through, cathode rays can be passed through thin sheets of metal, thin sheets of metal और एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम। देखो भाई ऊपर जो मैंने डायग्राम बनाई थी, किधर गई वो, ये जो डायग्राम थी हमारी, इसमें अगर देखोगे ये इलेक्ट्रोड के आर पार जाते हुए दिखाया था ना मैंने, एक्चुअल में जाते हैं, जा सकते हैं, बट थिन शीट रहनी चाहिए। मतलब अपनी घर पे वो खाने के लिए वो यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल, देखा रहेगा ना सबने, वो मेटल रहता है पता है ना, बट कितना पतला रहता है, हम लोग हाथ से ऐसे मोड़ सकते, तोड़ सकते, कुछ भी फाड़ सकते लिटरली, ठीक है। उतनी थिन शीट अगर रहेगी तो इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो सकता है, क्योंकि खुद छोटा है ना बे, तो वो आर पार जा सकता है। गेटिंग इट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर जो भी है 6 है गेस ना, 6, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट तुम लोगों ने देखी है? नहीं, ओके। तुम लोगों ने वो पुराने ज़माने के कैमराज में एक रोल रहता था, देखा है रोल? या फिर आज के ज़माने के पोलरॉइड्स सुने, पोलरॉइड्स जिनके ऊपर, हाँ नेगेटिव जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, यस। तो जो नेगेटिव रहता है ना, नेगेटिव फिल्म, वो फोटोग्राफिक प्लेट रहती है। फोटोग्राफिक प्लेट, उसके ऊपर एक केमिकल रहता है AGBR, वो सब अपने को पढ़ना नहीं है। वो लाइट के कांटेक्ट में आके
उनके अंदर रिएक्शन होती है और वो फोटो उधर छिप जाता है, मतलब लाइट वो कैप्चर कर सकता है लिटरली, एंड वो उतना मतलब फिर बाद में वो लाइट कैप्चर हो जाती है उधर वो अंदर की तरफ, ठीक है। सिंपल ना, सिंपल हाँ क्योंकि मुझे पता नहीं ना मतलब तेरा फोन कौन सा है। ओके तो सिंपली तुम लोगों ने एक्सरे निकाले कभी? एक्सरे, ओके, एक्सरे के शीट का कलर क्या रहता है? नहीं वो ब्लैक नहीं रहता है, नहीं वो कलरलेस रहता है। वो क्या रहता है? कलरलेस, ठीक है। जब उसके ऊपर एक्सरेस गिरते हैं तो वो ब्लैक होती है। वो एक्सरे की शीट भी फोटोग्राफिक प्लेट रहती है, समझ में आ रहा है? अब वो तुम्हारे हाथ के आर पार एक्सरे जाते हैं, एक्सरे हाथ के आर पार जाते हैं बट हड्डियों के आर पार जाते हैं क्या? तो जहां पे एक्सरे जा नहीं पाता ना वहां पे वो कलरलेस रह जाता है, बाकी सब काला होता है। तो फिर तुम लोग ऐसे ऊपर करके अपने हड्डियों का कलर देख पाते, कलर नहीं मतलब वो समझ लो इमेज देख पाते, इमेज, ठीक है, वर्ड याद नहीं आ रहा था, समझा मैंने क्या बोला? तो वो भी क्या रहती है? फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट सिर्फ क्या होता है, लाइट के कांटेक्ट में आती है तो ऐसे ब्लैक हो जाती है, ब्लैक ब्राउन डिपेंड करते हैं कौन से मटेरियल की बनी हुई है, ठीक है। तो वैसे ये एक्सरेज भी जो रहते हैं वो क्या करते हैं? फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करते हैं, मतलब उनका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। लास्ट 7th पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रेज किसके बने हैं? इलेक्ट्रॉन्स के। तो अभी फाइनली हम लोग इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज लिखने वाले, लिखो 7th पॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहला मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी को याद है क्या? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, किसी को याद है? वेरी नाइस, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, ठीक है। एंड इसके बाद तुम लोग मुझे निकाल के दोगे मास टू चार्ज रेशो, सॉरी चार्ज टू मास रेशो, उल्टा बोल दिया, चार्ज टू मास रेशो, जिसे हम लोग बोलेंगे Q/m रेशो। चलो किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। खुद से कैलकुलेट कर लोगे ये। ऊपर Q क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19, नीचे क्या है? M, वो क्या है? वो 9.1 इंटू 10⁻31। एक काम करो, 9.1 को 9 ले लोगे तो कैलकुलेशन थोड़े से इजी हो जाएंगे। इसका यूनिट क्या आएगा? ऊपर यूनिट क्या है Q का? कूलम। नीचे क्या है? तो यूनिट क्या बनेगा? कूलम्स पर केजी, ठीक है। करो, सॉल्व करो, चलो। जो बताना था वही रह गया। 9.1 को क्या लोगे? 9 लोगे, ठीक है। इसको 9 लेके कैलकुलेशन करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। हो गया आंसर? आ गया? अब देखो यहाँ पे, फिर इसका आंसर तुम लोगों को आना चाहिए। आई गेस आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.17। अभी बताओ ना, पूरा बताओ फिर। अच्छा इधर रुक गए क्या? ओके, मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो तो कितना बचा? 7 बचा, 70 मतलब 63। वापस साथ साथ ना 1.777 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है, रिकरिंग में, इंटू 10⁻12, समझा? इसको राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो? 1.76 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। 1.7 मतलब 0.777 रिकरिंग में आ रहा है ना, इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाता है 0.76। तो एग्जाम में इतना राउंड ऑफ चलता है 0.1 का। ये किया, कैलकुलेट किया था, ठीक है, कर लो, लिख दो। अब मेरा एक सवाल जो तुम्हारे मन में भी आया रहेगा शायद से। ओके, अब मुझे बताओ तुम लोगों को इसमें कुछ डाउट है क्या? मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछना है इस बारे में? नहीं पूछना होगा तो मैं ही वही क्वेश्चन पूछ लूँगा। इसे कुछ पूछना है क्या? हाँ वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई, हमारे इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज क्या था?
नेगेटिव प्रोटॉन का चार्ज क्या था, दोनों एकदम खुश खुश रह रहे थे। फिर बाद में अचानक से इनके लाइफ में कौन आ गया, हाँ कैथोड एनोड का वोल्टेज, बहुत हाई वोल्टेज आ गया, बराबर है कि नहीं। फिर बाद में हमारा इलेक्ट्रॉन जो पहले प्रोटॉन के साथ खुश था, धीरे धीरे वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होने लग गया, बराबर है कि नहीं। ओके, तो वो जैसे जैसे दूर दूर जा रहा था उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। उसको क्या बोलते हैं, वो दूर जाना उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। पूरी तरह से बाहर निकल जाना उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो अभी इलेक्ट्रॉन तो भाई निकल गया ना पे, मतलब ज्यादा पॉजिटिव चार्ज देख के, तो बेचारा हमारा क्या बच गया, प्रोटॉन बच गया, बराबर है कि नहीं। अब वो प्रोटॉन इतना कुछ मतलब ऐसे शांत बैठने वाला है क्या, अब वो प्रोटॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए था नेगेटिव के पास, समझे, हो जाएगा बाद में, रुको। हाँ ना, तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए था नेगेटिव के पास। तो ये हमारे, इनका नाम क्या था, जूलियस क्लकर। इधर अगर नेगेटिव गया तो इस तरफ भी तो पॉजिटिव जाना चाहिए था ना बे, तो चमक तो इधर भी दिखनी चाहिए थी, उनको मिल रही थी क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है पक्का। तो इनको चमक नहीं मिल रही थी। तो फिर बाद में कुछ सालों तक साइंटिस्ट वही पूछ रहे थे अपने किसको, जे थॉमसन को। होता है ये अलग ही सॉफ्टवेयर है जरा। ओके, तो कुछ सालों तक लोग साइंटिस्ट मतलब जे थॉमसन को वही पूछ रहे थे कि यार सब कुछ समझ में आ गया, सही है, मस्त है, एकदम बराबर है, बट फिर वो पॉजिटिव जो बचा है वो भी तो जाना चाहिए ना, वो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है। तो फिर बाद में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग दिमाग लगाया। देखो मुझे बताओ, ये एटम है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, कौन छोटा है बे, इलेक्ट्रॉन छोटा है, एटम बहुत बड़ा है, बराबर। लेट अस से कि हम लोग ये रूम जो है, क्लासरूम, ऐसे साल भर के लिए बंद करके चले गए। साल भर के बाद मैं अगर आऊंगा तो मुझे ये सब ऐसे एकदम चकाचक दिखेगा, एकदम व्हाइट व्हाइट से चमकते हुए नहीं दिखेगा, क्या दिखेगा, गंदा दिखेगा ना, धूल मिट्टी दिखेगी। ओके, ऐसे साल भर के बाद आऊंगा तो यहाँ पे ऐसे तो पीछे की तरफ कबूतर वबूतर है, कोई बिल्ली बिल्ली आके बैठी है, ऐसे दिखेगा क्या, नहीं वो नहीं दिखेगा ना, वो कैसे दिखेगा, बराबर। यस, तो कबूतर बिल्ली कुत्ता कोई नहीं आ सकता, धूल आ सकती है, क्यों भाई, हाँ क्या, हाँ वो बहुत छोटे है ना भाई, वो छोटे हैं तो किसी भी ऐसे छोटी सी जगह से अंदर घुस पाते हैं, बट ऐसे जानवर कोई ऐसे मतलब चमगादड़ वंगा ऐसे उड़ के जा रहा है, ऐसे दरवाजा खोलता है, ऐसे मिलता है, होता है कैसे, मतलब नहीं होता, बराबर। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनकी साइज बहुत है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो वही एक साइंटिस्ट ने सोचा कि इलेक्ट्रॉन वैसे बहुत छोटा है, वो आर पार निकल गया। देखो एटम्स के बीच में भी थोड़ी सी क्या रहती है, एटम्स के बीच में भी थोड़ी सी ऐसे एकदम थोड़ी सी, मतलब अपने को भी दिख रही नहीं है, इधर है, तुम लोगों को दिख रहा नहीं होगा, इधर है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ी सी क्या रहती है, स्पेस, उसके बीच में से वो निकल सकता है। इसके पीछे का लॉजिक अलग है जो आगे जाके बताऊंगा, अभी तक हम लोग उतना पढ़े नहीं है, बट ऐसा निकल सकता है। बट एक एटम, हाँ ये जो एटम में बोल रहा हूँ वो किसके है, ये एल्यूमिनियम के एटम्स है। ये इलेक्ट्रोड मेटल का बना है, मेटल भी एटम्स का बना है, तो ये एल्यूमिनियम में पकड़ लो, तो इनके बीच में थोड़ी सी स्पेस है, इसमें से ये निकल पा रहा है, बट ये हाइड्रोजन एटम ये घुस पाएगा कि इनके बीच में, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे एटम की साइज थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए वो आर पार जा पा रहा है क्या। अब अगर कोई चीज, लेट अस से कि ऐसे एक खिड़की है ये वाली, इसमें से तुम लोगों को सामने से ऐसे एक कबूतर आते हुए दिख रहा है, अंदर आ पाएगा क्या, खिड़की को बिना खोले तुम लोगों को उस कबूतर को अंदर लेना है, क्या करो, मतलब खिड़की को बिना निकाले, इलेक्ट्रोड को निकाल तो नहीं सकते, तो इसको बिना खोले मुझे इसको अंदर लाना है, क्या कर सकता हूँ, तोड़ दो। ओके ठीक है, बहुत ड्रास्टिक बट ठीक है, हाँ मतलब तोड़ दूंगा, मतलब पूरी खिड़की तोड़ दूं क्या, पूरी खिड़की हिलानी नहीं, मतलब पूरी खिड़की तोड़नी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, बाहर जाके लेकर एक चमार दूंगा ना बैठे। और कोई तो क्रिएटिव दिमाग लगाओ बे, मैं छेद कर सकता हूँ खिड़की में, हाँ मतलब वही सोल्यूशन है, मेरे को वही आंसर चाहिए। देखो खिड़की ओपन नहीं, मतलब निकाल नहीं सकते, पूरी तरीके से तोड़ नहीं सकते, बट एक छोटा होल तो कर सकते हैं ना, ताकि कबूतर उड़ के अंदर आ जाए, समझ में आ रहा है। तो वैसे एक साइंटिस्ट ने सोचा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के अंदर हाँ होल्स करेंगे, समझ में आ रहा है। इसको उन्होंने बोला परफोरेशन, क्या बोला,
अब परफोरेशन और होल्स, इनका डिफरेंस रहता है। परफोरेशन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे होल्स, ठीक है। जैसे कि तुम्हारे घर पे वो बर्तन धोने का स्क्रब है, काथ्या जिसको बोलते हैं, काथ्या पता है उसको, कभी देखा है तुम लोगों ने? उसमें बहुत छोटे छोटे होल्स रहते हैं। मेटल का भी मिलता है, मेटल का कम जो रहता है उसको हम लोग मतलब मराठी में तो हम लोग काथ्या बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हो पता नहीं, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, वैसे ही कुछ बोलते हैं ना ऐसे, काथ्या, हाँ ठीक है। तो वो इंग्लिश में उसको हम लोग स्क्रब बोलते हैं, ठीक है। वो तुम लोगों ने देखा है। अब समझो उसको मैंने ऐसे चपट कर दिया, तो चपट करने के बाद उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स है, उन होल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? परफोरेशन। क्या बोलने का, समझा? तो हमारे क्या इनका नाम, अगले साइंटिस्ट, हाँ अभी तक नाम बताया नहीं ना भाई, ओके। अब हम लोग जा रहे हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट के पास। कहाँ पे जा रहे हैं? एनोड रे। कैथोड रे में क्या डिस्कवर हुआ? इलेक्ट्रॉन। अभी एनोड रेज में क्या डिस्कवर होने वाला है? प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट। एनोड रे एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है बे? परफोरेशन यूज करने वाले, परफोरेटेड कैथोड यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलते हैं इसको, ये किया था गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे, गोल्डस्टीन करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 1886 में करके दिखाया था, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 30 साल बाद, 20-30 साल बाद, ठीक है। गोल्डस्टीन करके साइंटिस्ट थे, एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया था। ध्यान दो, मैं पूरी डायग्राम वापस बनाने वाला नहीं हूँ, तुम लोग बनाने वाले हो, ठीक है। तुम लोगों को बनानी है। देखो भाई ध्यान दो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जो हमारे इस तरफ का कैथोड था, इसके अंदर सिंपली क्या कर दिए, सिर्फ छोटे छोटे छेद, ठीक है। जरा तुम लोग अच्छे से बनाना है, ऐसे बीच में लाइंस, ठीक है। दिख रहे अभी छोटे छोटे छेद, ठीक है, पक्का। एंड तब जाके फिर बाद में किधर पे चमक दिखने लगी? कैथोड के पीछे चमक दिखने लग गई। अब अगर चमक कैथोड के पीछे मिल रही है तो निकल कहां से रही है? एनोड के तरफ से निकल रही है, समझा? पक्का। तो बाद में उन्होंने दिखाया कि भाई देखो ये एनोड के अंदर से कुछ तो निकल रहा है, और वो कहां पे जाके चमक रहा है? कैथोड के पीछे जाके चमक रहा है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया? इसमें ज्यादा कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ एक ही छोटा सा पॉइंट चेंज हो गया। क्या? कैथोड जो है वो कैसा है? हाँ होल्स वाला है, परफोरेटेड, परफोरेटेड कैथोड, समझा? बनाओ बे दोनों फटफट, हो गया? चलो अब देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज, ठीक है। बट वो शुरू करने से पहले एक मेन पॉइंट देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन गैस, इसके सामने 2 इलेक्ट्रोड रख दिए और बहुत ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दिया, तो इसमें से बाहर क्या निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन का चार्ज क्या बनेगा? H+। नाइट्रोजन गैस, इसके सामने भी सेम पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया तो N++ E-। ऑक्सीजन गैस O++ E-। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन, पता है ना? इलेक्ट्रॉन किसी एलिमेंट के बाहर निकलना इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन। इनमें से कैथोड रेज कौन है? इलेक्ट्रॉन, बराबर। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो रहते हैं हमारे कैथोड रेज, बचे हुए जो है वो क्या है हमारे? एनोड रेज। पता है ना, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद हमारा जो प्रोटॉन बचता है या फिर जो पॉजिटिव चार्ज बचता है वो एनोड की तरफ जाता है, समझे? ठीक है। सो दीज आर एनोड रेज। ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज एनोड रेज। क्या बोलते हैं इनको? एनोड रेज। गेटिंग इट? पक्का? गैस चेंज करने के बाद कैथोड रेज चेंज होती है क्या? नहीं होती। ये ऐसे थियरी के क्वेश्चन आते हैं। गैस चेंज करने से कैथोड रेज चेंज, गैस चेंज करने से एनोड रेज चेंज
दिख रहा है सबको? पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ समझ पा रहे हो? श्योर, ओके। तो बाकी इन सब की प्रॉपर्टीज एग्जैक्टली सेम रहती है। एक मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये रहता है कि गैस चेंज करने से कैथोड रेज चेंज नहीं होती, बट गैस चेंज करने से एनोड रेज चेंज होती है, ठीक है। ओके चलो हेडिंग लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनोड रेज। पॉइंट नंबर 1, anode rays have same properties as cathode rays, ठीक है। बार बार मतलब ये पहले वाले पॉइंट में लिख के नहीं दे रहा हूँ। तो पॉइंट नंबर 1, एनोड रेज हैव सेम प्रॉपर्टीज एज कैथोड रेज। कैथोड रेज में जो प्रॉपर्टीज है वही सेम प्रॉपर्टीज किसके पास है? एनोड रेज के पास है, ठीक है। बट पॉइंट नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मास ऑफ एनोड रेज, मास ऑफ anode rays, mass of anode rays changes, mass of anode rays changes as we change gas in, as we change gas in the tube. Mass of anode rays changes as we change gas in the tube, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, जो डिफरेंट पॉइंट्स है ना थोड़े बहुत वही लिख के दे रहा हूं, बाकी पहले के सारे पॉइंट एज इट इज है, समझ में आ रहा है? ओके पॉइंट नंबर 3, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड हेंस दे कैरी, and hence they carry, and hence they carry positive charge, and hence they carry positive charge। अब देखो एनोड रेज ऐसे कुछ थे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बाद में हमें पता चला कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल दूं हाइड्रोजन में से तो क्या बचता है? हाँ एक प्रोटॉन बचता है, समझ में आ रहा है? हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन था तो वो निकाल देंगे तो जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोटॉन, ठीक है। तो याद रखना भाई, ये जो हाइड्रोजन का H+ लिखते हो, इसी H+ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं? प्रोटॉन ना। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद H+ बचता है, दैट H+ इज नथिंग बट प्रोटॉन, ठीक है। अब हेडिंग लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, मतलब 4th नंबर उसमें ही है, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। अभी 3 लिखे ना, अब सिर्फ प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज जो हम लोग पहले से देख के हो चुके हैं। चलो जल्दी जल्दी बताओ जरा मुझे। पहला, मास ऑफ प्रोटॉन कितना था? 1.67 × 10⁻² -27 kg। चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 × -19 कूलम्स, ठीक है। अब इसका चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो तुम लोग निकालोगे, ठीक है, निकाल लो। नहीं देखो भाई, इसके लिए मैंने तुम लोगों को ट्रिक बताई थी, मैं वही चेक कर रहा था तुम लोगों को कितना याद है, और मेरे ख्याल से किसी को कुछ याद है नहीं, ठीक है। तो देखो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन 1.67 है। इस 1.67 को हम लोग लिख सकते हैं 5/3 × 10⁻⁻27। ये किसी को याद है क्या? ठीक है, नहीं मतलब याद रहने से मतलब नहीं, वो लिखा है क्या इस मतलब वैसा, वो सॉल्व करते वक्त याद आना चाहिए, ठीक है। तो देखो भाई, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवाइज किया करो। मोल कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को मरते दम तक काम आएगा, मतलब 12th तक, ऑब्वियसली जेई के एग्ज़ाम तक, ठीक है। ऐसे एक बार तुम लोग मतलब फील्ड चेंज कर लिए, मतलब समझो कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में चले गए, मैकेनिकल में चले गए, तो उसके बाद ज़िंदगी में कभी काम नहीं आएगा, उसके बाद भूल जाओ, चलेगा, ठीक है, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं है। बट अभी एग्ज़ाम तक तो तुम लोगों को आना चाहिए, ठीक है।
तो मोल कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये 5/3 डिवीजन का ऊपर जाएगा 3, तो ऊपर जाके क्या बनेगा इंटू 3, तो 1.6 इंटू 3 4.8 ना, 16 3 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻27 ऊपर जाएगा प्लस 27 बनेगा -19 प्लस 27 10⁸8। तो आंसर क्या बन रहा है 0.96 डिवाइड कर लेना आ जाएगा, मतलब 5 9 45 45 तो 48 माइनस 45 3 बचे, समझा? अरे समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में 3 बचे तो 30 हो गए, 30 तो 5 6 30 इंटू 10⁸8, ठीक है। यूनिट क्या आएगा कूलम पर केजी, ठीक है। एंड ये बन जाता है 9.6 इंटू 10⁻7 कूलम्स पर केजी। गॉट इट? ठीक है, लिख दो। इधर तो कोई दिक्कत? अब इसके बाद देखो भाई, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर लिया, प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया, बचा क्या? न्यूट्रॉन। समझ में आ रहा है? एंड वो तो साला मिल ही नहीं रहा था, मतलब हम देखो, हाँ जब तक मिल नहीं रहा था हम लोगों को पता भी है कि ऐसी कोई चीज़ है नहीं। समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर होने के बाद बहुत सालों तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 सालों तक साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि एटम के अंदर दो ही चीज़ रहती है, एक रहता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा रहता है प्रोटॉन। समझ में आ रहा है? एंड मतलब जितना मिला है उतना ही पता रहेगा। ये दिखता है कि अपने को, तुम लोग कभी सोच लो कि भाई आज जाके इलेक्ट्रॉन देखूंगा, देख पाओगे क्या? नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है? तो 50 सालों तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लोगों को लग रहे थे एटम के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन किसी को पता था क्या? एंड न्यूट्रॉन डिस्कवर हो भी नहीं रहा था जल्दी। क्यों नहीं हो रहा था? हाँ, चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है तो क्या? तो क्यों? तो चार्ज नहीं तो मिल रहा क्यों नहीं है? नहीं दिख नहीं रहा है, मतलब करेक्ट, दिख नहीं रहा है मतलब शाइन नहीं हो रहा है, चमक नहीं रहा है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्यों मिले? बिकॉज वो चमके, स्किंडलिटिक मटेरियल के साथ वो चमक रहे थे ना बे। ये देखो, स्किंडलिटिक मटेरियल क्या करता है, चार्ज जो रहता है उसको अपने कांटेक्ट में लाके चमकता है। जिंक सल्फाइड के ऊपर या फिर ये ट्यूबलाइट के ऊपर जब करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स पड़ रहे हैं, तब जाके वो चमक रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर इसमें क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे न्यूट्रॉन, उसके ऊपर कोई चार्ज है क्या? चार्ज नहीं है तो चमकेगा क्या? तो जो चीज दिख ही नहीं रही है, समझ में आ रहा है, वो हम लोग डिस्कवर कर पाएंगे क्या? नहीं। फिर बाद में साल 1932 उसमें न्यूट्रॉन डिस्कवर आखिर हो गया, ठीक है। तो थर्ड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था चैडविक। क्या नाम था इनका? चैडविक। 1932 में ऑलमोस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी के 70 या 80 साल के बाद, ठीक है। एंड प्रोटॉन के डिस्कवरी के ऑलमोस्ट 50 साल के बाद, मतलब बहुत टाइम हो गया ना भाई। इतने टाइम के बाद जाके हम लोगों ने न्यूट्रॉन डिस्कवर किया। कैसे किया? तो देखो भाई, चैडविक जो थे उस टाइम पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड ऑल भी बहुत मस्त चल रहा था। मतलब उन लोगों को पता होगा ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हम लोगों ने बॉम्ब डाल दिए एंड ऑल ना। मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ऐसा कुछ न्यूक्लियर ज़्यादा था नहीं, ठीक है। नहीं तो रहता तो मतलब तभी हम लोगों ने मतलब यूज़ कर लिया रहता। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया 1914 में कुछ, फिर बाद में बीच में गैप मिला 20 साल का। उसके बाद सेकंड स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? 41 में, 39 में, हाँ 39 में स्टार्ट हुआ था। समझ में आ रहा है? ये 32 का ज़माना, उस टाइम पे ऐसे न्यूक्लियर एकदम मतलब चल रहा था, फैशन में था। समझ में आ रहा है? ऐसे, हाँ सच्ची, ठीक है। तो लोग ऐसे मतलब अलग अलग साइंटिस्ट न्यूक्लियर अपने मतलब इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे। न्यूक्लियर इक्विपमेंट मतलब क्या? कोई तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट खरीद लेने का, उसके एक बक्से में डालने का। कौन सा बक्सा? लेड का। उसमें से बाहर नहीं निकलता ना बेसाला, रेडिएशन बाहर निकली तो हम लोग ही मर जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ऐसे बक्से में डाल के उसको रख देने का, हो गया अपना इक्विपमेंट रेडी, ठीक है। तो हमारे चैडविक के पास एक नया ऐसे इक्विपमेंट आया था जो कि थ्रो करता था अल्फा रेज। कौन से रेज? अब अल्फा रेज रहते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। क्या रहते हैं? डबली आयनाइज्ड। अब देखो भाई, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, हीलियम का एटॉमिक मास, तभी अपने को इतना पता था नहीं, ठीक है। मतलब मास इसका 4 है वो पता था वैसे, ठीक है। अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, समझे? हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो क्या बनेगा?
हीलियम प्लस बनेगा He प्लस, एटॉमिक नंबर एंड मास दोनों सेम रहते हैं। हीलियम में से दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया तो क्या बनता है, हीलियम 2 प्लस, समझे क्या, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, 2 माइनस निकाले, 2 प्लस चार्ज आ गया, एंड एटॉमिक नंबर 2 मास 4, ठीक है। ये जो है इसे बोलते हैं डबली आयनाइज, दिख रहा है क्या, 2 बार आयनाइज्ड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला पहला आयनाइजेशन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला दूसरा आयनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसे क्या बोलेगा, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। इसे हम लोग बोलते हैं क्या, कौन सा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, ये समझे। एंड कुछ नेचर में एलिमेंट रहते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अपने आप इन अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करते हैं, फॉलोड, ठीक है। तो हमारे चैडविक के पास एक नया एलिमेंट आया हाथ में, जो हमेशा क्या एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल। अब चैडविक ने क्या किया, चैडविक ने अलग अलग एलिमेंट्स लिए, ठीक है, हाइड्रोजन लिया होगा, लेड से हीलियम लिया होगा, या फिर लिथियम लिया होगा, लिथियम लेने के बाद बेरिलियम लिया होगा, बोरॉन, कार्बन, अलग अलग एलिमेंट ले रहे थे, और वो अलग अलग एलिमेंट किसके सामने रख रहे थे, हमारे अल्फा पार्टिकल्स के सामने, समझ में आ रहा है। तो वो क्या रहा था, इन्होंने अलग अलग एलिमेंट लिए, लेट अस से कि इन्होंने लिया बोरॉन, सॉरी बोरॉन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर भी बताना चाहेगा 4, बेरिलियम का एटॉमिक मास किसी को याद है 9, क्या रहता है 9, ठीक है। इसको उठाया एंड इसको रख दिया अल्फा पार्टिकल के सामने। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या रहता है बे, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास, समझे, ठीक है। तो ऐसे मैंने बेरिलियम रखा, मतलब चैडविक ने, इधर से मैंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बार बार ऐसे क्या फेंक रहे हैं, अल्फा पार्टिकल, समझ में आ रहा है। ये अल्फा पार्टिकल जाके किसके साथ टकरा रहे हैं, बेरिलियम के साथ टकरा रहे हैं, समझ में आ रहा है। ये दोनों टकरा कर बाद में होती है रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। एंड अब न्यूक्लियर रिएक्शन में इनको मिला कार्बन, क्या मिला, ये तुम लोगों ने इसके पहले कोई न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ी है क्या, नहीं पढ़ी है, ओके। मैं एक रूल बताता हूँ, देखो ये नीचे वाले नंबर, इनके एडिशन इधर जो रहेगी वो इधर रहनी चाहिए, ये ऊपर वाले जो नंबर है इनकी एडिशन इधर जो आएगी वो भी इधर आनी चाहिए, रूल समझा। एडिशन दोनों तरफ क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी मुझे बताओ कार्बन का मास क्या रहता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या रहता है 6, एंड एटॉमिक मास कितना रहता है कार्बन का 12, कितना रहता है। तो चैडविक को मिला कार्बन, समझे। पहली बात तो एकदम भारी चीज है ना, मतलब बेरिलियम यूज करके कार्बन मिलते हैं अपने को। हाँ ये ऐसे होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसे होता है, हम लोग इजीली नहीं बट कर सकते हैं, ये मतलब मौत का खतरा रहता है बट कर सकते हैं, ठीक है ऐसे। हाँ तो ये इनको रिएक्शन में मिला। अब मैंने रूल क्या बताया, इधर के नंबर की एडिशन इधर भी सेम रहनी चाहिए, 4 + 2 इधर है, 9 + 4 13, कौन 12 बोला, कौन इधर नहीं, ये नहीं है, काउंट नहीं हो रहा, ठीक है। 9 + 4 13, इधर क्या है, मैच हो रहा है क्या। तो उधर से उनको हिंट लगी कि कुछ तो और निकला है। फिर बाद में उन्होंने दुनिया भर की चीजें यूज करके देखी, जिंक सल्फाइड डाल के देखा रहेगा, क्या क्या नहीं डाला रहेगा, समझ में आ रहा है। चमका क्या कुछ, अब कुछ चमक नहीं रहा, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रल नहीं, न्यूट्रॉन है, वो नाम देना बाकी है, ऐसे न्यूट्रल है, क्या है, एंड वो न्यूट्रल पे से उन्होंने उसका नाम दे दिया न्यूट्रॉन है। मैंने क्या बोला समझा, ऐसी चीज जिसका एटॉमिक नंबर नहीं है, मतलब चार्ज ही नहीं है, प्लस नहीं माइनस नहीं कुछ भी नहीं, बट जिसका मास कितना है 1, इसका नाम इन्होंने दिया न्यूट्रॉन। यस, ये तुम लोगों को समझा, पक्का, ओके। चलो लिख दो, ये घर पे जाके तुम लोग ये करके लाओगे जो मोल कॉन्सेप्ट पे तुम लोगों ने पहले ही किया था। देखो भाई, ऐसे एक चार्ट बनाने का, पार्टिकल, उसका मास, उसका चार्ज, उस पार्टिकल का सिंबल, उस पार्टिकल का डिस्कवरर, किसने डिस्कवरी की। हाँ भाई फटफट बताओ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन ने। किसने की, जूलियस प्लकर ने कैथोड रेज डिस्कवर किए।
कैथोड रेज ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये डिस्कवर करने का काम किसने किया? अंतर समझ में आ रहा है? जूलियस प्लेकर ने एक्सपेरिमेंट किया, बट वो एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है वो बताने का काम जे थॉमसन ने किया। बाद में इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक। समझ में आया? ओके, ये चार्ट तुम लोग घर पे जाके खुद से बना पाओगे। मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, मैंने लिख के दिया हुआ है। नए स्टूडेंट्स कोई तो मतलब मोल कॉन्सेप्ट के इस चार्ट का फोटो ले लेना, ठीक है? बाकियों ये नहीं तो ग्रुप बना है तुम लोगों का, बन गया है, सब जने नए स्टूडेंट्स भी हैं, सब लोग हैं, तो कोई तो मतलब मांग लेना, किसी के पास मांग लेना, वो ग्रुप पे डाल देगा। समझ में आ रहा है? मोल कॉन्सेप्ट में ऐसे चार्ट बनाया था, याद है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पक्का कोई तो था ना, मतलब किसी के पास तो है ना, वो ये चार्ट डालेगा, ठीक है? आज जो पढ़ाया हुआ है वही यहाँ पे फिल करना है, ठीक है? तो कर लोगे या मैं करके दूं? कर लोगे ना, है ना तुम लोगों के पास पक्का? ओके, ग्रुप के ऊपर वो फोटो डाल देना, नए स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए और कुछ नहीं। ओके, सो आई गेस वी कैन स्टॉप देन। सो विद दिस विल स्टॉप हियर टिल देन, बाय बाय। होमवर्क, हाँ क्या क्या? अल्फा पार्टिकल कोई ना जिसके पास नहीं, सिर्फ हीलियम जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो अल्फा पार्टिकल है, बाकी कोई भी नहीं। हीलियम अल्फा पार्टिकल रहता है जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल जाते हैं, हाँ वो अल्फा पार्टिकल रहता है। मुझे हाँ ये दो, मॉडल दो, होमवर्क देना है। अपना होमवर्क एकदम सिंपल है ना, डेली के 10-10 क्वेश्चन, ऐसा कुछ है। अभी अपना लेक्चर कब है? नेक्स्ट वीक ही, इस वीक नहीं है कोई भी? तो मतलब 70 क्वेश्चन आएंगे, 10-10 क्वेश्चन डेली रखा है ना हम लोगों ने। क्या चलता है? अभी नेक्स्ट वीक में मतलब 1 हफ्ता लगेगा ऐसे हम लोग मान लेते हैं। अब उन्होंने जल्दी लगाया है ना, अभी नेक्स्ट वीक शायद से तुम्हारा लेक्चर ये रहेगा, क्या बोलते हैं, सैटरडे को लग जाए अचानक से, आज जैसे वेडनेसडे को लगा था, अभी क्या भरोसा। रुको एक बार मैं क्रॉस वेरीफाई करता हूँ कि इस वीक में लेक्चर है क्या। इस वीक में लेक्चर नहीं है, नहीं है। चलो, तो डेली के 10 क्वेश्चन अपना हमेशा वाला 70 क्वेश्चन होंगे। लास्ट टाइम जो लोगों ने होमवर्क करके नहीं लाया है, मतलब वो एक मेन मतलब, ठीक है, सोने वाले 50 क्वेश्चन पहले के और अभी के 70 क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे 120 क्वेश्चन मुझे टोटल लिखने चाहिए। अभी जो पहले किए थे 10 वो और वैसा, ठीक है? 120 क्वेश्चन करके लाओगे। बाकी बच्चों के लिए आगे के मतलब सबके 120 क्वेश्चन टोटल मुझे दिखने चाहिए, ठीक है? टोटल पहले के 50 जिन्होंने किया उनका तो बात अलग ही है, उनका देखने का मतलब सवाल ही नहीं आता, वो मैं थोड़ा ऊपर से देख लूंगा क्योंकि मैं भूल जाऊंगा ना किसने क्या किया है, वैसा, ठीक है? बाकी जिन लोगों ने होमवर्क आज नहीं किया था, जिनके घर पे आज कॉल गया हुआ है, उनके सबके 120 क्वेश्चन मुझे दिखने चाहिए, ठीक है? जो नए बच्चे आए हैं तुम लोग लोड मत लो, जब तुम लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर के होमवर्क दिए जाएंगे तब करना है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट तुम लोगों को आता नहीं है। तब तक तुम लोग खुद से घर पे वो टाइम मोल कॉन्सेप्ट के वीडियोस देखने में लगाओ, ठीक है? समझा? चलो, क्या? हाँ आगे कंटिन्यू करते जाना है बे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते जाओ फिर, ठीक है? होमवर्क में नीचे आ जाओ ना। हाँ करते जाओ 70 होने तक करते जाने का। अब वो नहीं कर रहा है तो PYQs करो। आज